हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 में हुए बिहार बोर्ड के बायोलॉजी के एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसमें आपको टोटल नंबर जो क्वेश्चन का है वह 96 है, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि जो युग्म विकल्पी होते हैं यानी कि जो एलेल्स होते हैं, यही आपके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रेशम के धागे में फाइब्रोइन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इस रेशम के धागे में फाइब्रोइन नामक प्रोटीन का जो मात्रा होता है वो लगभग 80% होता है। और इसके साथ साथ इसमें एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे सेरिसिन कहा जाता है, जिसे सेरिसिन कहा जाता है। और यदि इस सेरिसिन की मात्रा को हम देखें तो इसकी मात्रा लगभग 20% के आसपास होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि लाइसिन युक्त शक्ति, रतन तथा प्रोटीना किसकी किस्म है, यानी कि ये हमारे क्रॉप्स हैं, ये हमारे फसल्स हैं और इन फसल में ये शक्ति, रतन तथा प्रोटीना किस्में पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है बी, यानी कि मक्के में। मक्के में ये सभी किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। ठीक है, यानी कि पेनिसिलियम जो है वो क्या उत्पादित करता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि ए और बी, यानी कि मीटोस्पोर और जूस्पोर दोनों। ठीक है, यानी कि डी। आगे चले, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, यानी कि आंतरिक निषेचन किस जीव में होता है, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोनी फिश में, यानी कि जो हड्डीदार मछलियाँ होती हैं इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, यानी कि जो वेरिएशन होते हैं, जो आनुवंशिक परिवर्तन आते हैं वो किससे कारण आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो और समसूत्री विभाजन के द्वारा आएगा नहीं, क्योंकि जब समसूत्री विभाजन होता है तो वो जो लक्षण होते हैं वो सेम लक्षण वही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हुलाक गिबन पाया जाता है। हुलाक गिबन जो है वह बंदर की तरह दिखने वाला एक ऐसा जीव है, ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। मतलब इसे यहाँ पे इसे यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंटीलोप सेविकाप्रा, ठीक है ना, क्या है, तो एंटीलोप सेविकाप्रा जो है वह हिरन की तरह दिखने वाला एक जीव है जिसे ब्लैक बग के नाम से जाना जाता है। और यह ब्लैक बग जो है यह इंडिया में और नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, और यह एक ऐसा प्रजाति है जो इंजर्ड है, संकटग्रस्त है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। तो देखिए, रेड डाटा बुक जो होता है यह एक ऐसा किताब होता है, ऐसी सूची होती है जिसमें वैसे जीवों को रखा जाता है जो या तो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं यानी कि विलुप्त हो चुके हैं, या फिर संकट की स्थिति में है, या फिर अब वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इस रेड डाटा बुक में उनका नाम चढ़ा दिया जाता है जिससे उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है वो है 28 जुलाई। इसका जो सही आंसर है वो है 28 जुलाई, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये हो सकता है कि बोर्ड के द्वारा कोई गलती किया गया हो। ठीक है, अदरवाइज हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है,
यानी कि हमारे ब्लड में जो एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इनके जो संबंध होते हैं, इनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे सेरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुष्ठ रोग किससे कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा आपका सी, माइक्रो बैक्टीरियम के द्वारा कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा है। ठीक है ना, तो यह इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी। इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी है। खसरा जो एक बच्चों में होने वाली बीमारी है, लेकिन इसे वैक्सीनेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। और रेबीज जो है वह जानवरों के सलाइवा में उपस्थित वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के अवस्था में प्रत्यारोपित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सही ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा एमनियोटिक फ्लूइड में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। तो देखिए, बहुत बच्चे ये लगाए हैं कार्बन दिनांकन के द्वारा या फिर कार्बन डेटिंग के द्वारा, लेकिन यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि कार्बन डेटिंग के द्वारा वैसे जीवों का या फिर वैसे अवशेषों का आयु की गणना की जाती है जो मर चुके होते हैं। ठीक है ना, यानी कि अवशेष। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, और यदि आपका सही ऑप्शन देखा जाए तो वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर हैं, यानी कि ये डायनासोर क्या है। तो ये तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सरीसृप कॉमन है इसमें, यानी कि आपके जो 3 ऑप्शन है उसमें सरीसृप कॉमन है। ठीक है, एक ऑप्शन है जो है उभयचर है। तो जो हमारे डायनासोर थे वो उभयचर तो थे नहीं, क्योंकि उभयचर उसे कहा जाता है जो जल में और स्थल दोनों पे रहे, लेकिन जो डायनासोर थे वो सिर्फ स्थल पर रहते थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका सरीसृप हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, तो ये आदिम है या जीवित है। तो ये जीवित तो है नहीं, आदिम तो है नहीं, तो ये क्या है, विलुप्त है। ठीक है, यानी कि ये विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोजोइक युग कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिनोजोइक युग है वो स्तनधारियों तथा सरीसृपों के काल को कहा जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आरएनए जो डीएनए से बनता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है, सी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, टैग पॉलीमरेज। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है। यह सही ऑप्शन है फूलगोभी का, इसका यह किस्म है एक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। इसके तहत हम कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो जो ग्राफ्टिंग है यह कायिक प्रवर्धन का ही एक भाग है। जो ग्राफ्टिंग है ये ग्राफ्टिंग जो है यह कायिक प्रवर्धन का ही एक भाग है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम कायिक प्रवर्धन को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है उसमें होता है, कितने गुणसूत्र होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें 42 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है। ठीक है ना, यानी कि शरीर में एडीए का उत्पादन कहाँ होता है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि लिम्फोसाइट में एडीए का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अल्फा A1 एंटीट्रिप्सिन है, अल्फा A1 एंटीट्रिप्सिन क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन का रूप होता है। ठीक है ना, और यह जो है अल्फा A1 ट्रिप्सिन इसका उत्पादन हमारे लीवर में होता है। ठीक है ना, कहाँ होता है, तो हमारे लीवर में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। ठीक है ना,
हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? इसका सही ऑप्शन होगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो देखिए, पशु के वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जो फिशेस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो गोबर होता है उसके कारण मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर जो दीमक होते हैं इनके द्वारा भी मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है, और जो धान का खेत है इसके द्वारा भी मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है ना, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है वायु का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि जो DDT होता है और जो पारा होता है यह जैव आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो है वो जीन म्यूटेशन है। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेरोइन है। ठीक है ना, हेरोइन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डाइएसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें पेंटोज कहा जाता है, पेंटोजेज कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? ठीक है ना, यानी कि जो DNA होता है ना, तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड हैं उन्हें हम किस प्रकार से देख सकते हैं? तो एक टेक्निक है जिसे एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी कहा जाता है। उसके द्वारा हम चाहें तो DNA के न्यूक्लियोटाइड को हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब DNA के एक विगलन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वह क्या कहलाता है? देखिए, तो जुड़े रहते हैं मतलब वो एक दूसरे से युक्त होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, युक्ताद्वपी। ठीक है ना, यानी कि सिनकार्पस। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसमें अनेकों स्त्रीकेसर होते हैं, तो हम उसे ठीक है ना, उसे मल्टी कार्पेलरी भी कह सकते हैं। लेकिन आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो सिनकार्पस पे भी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में दांत की बीमारी किसके द्वारा होती है? ठीक है ना, यानी कि जो वर्म होते हैं, दांत खाज खुजली जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फंगस है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है, और उस RNA में यदि देखा जाए तो उस RNA में सिर्फ एक ही स्टैंड होते हैं, उस RNA में सिर्फ एक ही स्टैंड पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? ठीक है ना, तो इसका आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि राइजोबियम और स्यूडोमोनास ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फैंक्रिया एक है। ठीक है ना, फैंक्रिया एक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका ए है, यह एक जैव उर्वरक है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। ठीक है ना, अनुकूलन का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा सी, यानी कि अगेव और जो नागफनी है यह मरुस्थल में आसानी से उग सकते हैं। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल क्रमक होता है, यानी कि लिथोस्फीयर होता है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका
वो डी होगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ये डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, यानी कि जो डीएनए होता है, उसे किसके द्वारा तोड़ा जाता है या फिर खंडों में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो उसका और जो ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन जो है वो है न्यूक्लियस। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरडीटी का साधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा जो है सी, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इसका साधन नहीं है। इसके अकॉर्डिंग सी सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, यानी कि हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम को किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, ठीक है ना, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है ना, यानी कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमिनोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, यानी कि एमिनोसिंथेसिस के द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है, किसके बारे में जानकारी लिया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एमनियोटिक फ्लूइड का, यानी कि एमनियोटिक द्रव्य का, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगर एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, एजोला जो जीव है वो किसके साथ संबंध सहजीवी के रूप में बनाता है, ठीक है ना। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, यानी कि एनाबिना के साथ वह सहजीवी का संबंध बनाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि टैपेटल कोशिका दर्शाती है, ठीक है ना। तो जो यदि देखा जाए प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो जो टैपेटम कोशिकाएं होती हैं उनमें किस प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, यानी कि उसमें समसूत्री विभाजन होता है। यदि वह प्रजनन कोशिका होती तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता, वह प्रजनन कोशिका नहीं है इसलिए उसमें समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है गुरु बीजाणुधानी मातृ कोशिका से क्या बनाता है। गुरु बीजाणुधानी मातृ कोशिका से क्या बनाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेगास्पोर, ठीक है ना, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो है मेगास्पोर, यानी कि गुरु बीजाणु, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। आगे एक प्रश्न कर रहा है कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, ठीक है ना, यानी कि 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं जीवों में। एक होता है मध्य चक्र यानी कि ऑस्ट्रो साइकिल, और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र, ठीक है ना। तो जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उन सब प्राइमेट्स में मध्य चक्र पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है या उसका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गोल्गी बॉडी। सेल डिवीजन के 2 उपरांत सभी कोशिकीय अंगों का निर्माण गोल्गी बॉडी ही करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य के अपरा का निर्माण होता है, मनुष्य के अपरा का निर्माण होता है, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा अपरा का निर्माण किया जाता। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कोरियन, कोरियन के द्वारा अपरा का निर्माण किया जाता है, ठीक है, कोरियन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब आप पढ़े होंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट तो वहाँ पे आपको
टैपेटम के अंदर पाई जाने वाली संरचना के अंदर उपस्थित MMC के बारे में पढ़ाया गया होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसी के द्वारा जो नर युग्मक होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इमस्कुलेशन किससे संबंधित है। ठीक है ना, इमस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है ना, यानी कि इसका सही ऑप्शन आपका होगा सी, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिमिक्री की उपयोगिता है, यानी कि मिमिक्री की उपयोगिता किसके लिए है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवक मूल एक सहजीवी संघ है। ठीक है ना, तो यह इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, फंगस और प्लांट्स। ठीक है ना, आपका ऑप्शन जो है बी वो सही है, फंगस और प्लांट्स। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारस्परिक आश्रय होता है। ठीक है ना, यानी कि म्यूचुअलिज्म किन किन जीवों के बीच पाया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, तितलियों और फूलों के बीच। ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका तितलियों और फूलों के बीच। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है, तो यदि देखा जाए तो 5 से लेकर के 4 के आसपास इसका pH वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5.6। ठीक है ना, नहीं सॉरी, इसका pH वैल्यू देखा जाए तो 5.2 होता है, इसका pH वैल्यू 5.2 होता है। ठीक है ना, तो इसके आसपास है, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है। ठीक है ना, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, तो इसके लिए देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है SO3, सॉरी, वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है O3, यानी कि ओजोन। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, ओजोन। ठीक है, O3 रहना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम इन ऑप्शंस को देखते हैं, तो O3 सिर्फ ऑप्शन डी में है। इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। ठीक है ना, यानी कि कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्पर्म जो होता है वह मादा के शरीर में प्रवेश करता है। तो स्पर्म के मादा के शरीर में किस स्थान में पहुंचता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वह सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर-टी का क्या कार्य है, तो कॉपर-टी का कार्य है निषेचन को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, पहले प्लोमा विषाणु के द्वारा यह फैलता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि DNA पुनर्योगज तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसे इंग्लिश में देखना पड़ेगा। कह रहा है क्वेश्चन कि DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसका देखिए क्लोनिंग वाहक में। ठीक है ना, यानी कि जब DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है तो उसमें क्लोनिंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि BSc और YSc आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, उसके बाद प्रतिबंधित एंजाइम एंडोन्यूक्लियस तथा DNA लाइगेज, जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो DNA को काटता है और जो लाइगेज होता है वो DNA को जोड़ता है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती ही है। और फिर DNA को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया की जाती है। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा इनमें से सभी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है ना, यानी कि आनुवंशिकी रूप से जो हम इंजीनियरिंग करते हैं उसके द्वारा किस चीज़ का किस पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए जो प्रोजेस्टेरोन होता है वह एक फीमेल हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन होता है वह भी एक फीमेल हार्मोन है। इसके अकॉर्डिंग ये तो सही नहीं होगा।
ठीक है ना। और थायरोक्सिन जो है वह थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो ये सही नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग यदि जो बचता है वो क्या है, तो इंसुलिन, और इंसुलिन ही सही होगा, ठीक है ना। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है और इसका उपयोग डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है, यानी कि वह कौन सा संरचना है जिसके द्वारा फिर से नया डीएनए बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो है आपका ऑप्शन सी, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा फिर से एक नए डीएनए को बनाया जा सकता है, प्लाज्मिड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा इको आरबी, ठीक है ना। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है इको आरबी। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, यानी कि इसे इंग्लिश रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना।